पुनीत जी, भारत में जिस तरह से तैयारियां पुरजोर हैं, कहीं ना कहीं हमने कोविड के वक्त में भी दिखाया था कि हम अपनी सप्लाई चेन और तमाम चीजें कम से कम बाधित होने देंगे। भाई, दुनिया में अगर आग लगी है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी गेटवे अगर युद्ध की आग में झुलस रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसकी तपिश हमें महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम अपने कूटनीतिक चैनल से पूरी तैयारी कर चुके हैं कि अपने एनर्जी रिसोर्सेज को और ज्यादा पुख्ता करें, प्रिक्योर करें। Yes, Pinal ji, thank you very much for inviting me on this show. And yes, क्या है कि अभी हमारे जहाज आ रहे हैं, मर्चेंट शिप्स, ऑयल गैस लोड करके। बट एक चीज तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं उस हॉर्मुज स्ट्रेट में बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं, 1980 की बात करते हैं, 1980 टू 1987, 88 अप्रोक्सीमेटली, जब ईरान इराक वॉर हो रहा था, तब भी हम लोगों को बहुत मुश्किलातें सामने आती थी टू ट्रैवल थ्रू दिस बॉटलनेक ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जहां पे क्या होता था, ईरानियन गन बोट्स यूज्ड टू डायरेक्टली फायर अपॉन द मर्चेंट वेसल्स। अभी क्या है कि अभी वो हालात और ज्यादा बदतर हो गए, जैसे मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि अभी जैसे ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग्स दी है यूएस को एंड इट्स अलाइड नेशंस, बट हमारी जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक चैनल्स है, उसकी वजह से आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड मोदी साहब, जैसे उन्होंने फैसिलिटेट करके 5-6 जहाज निकाले हैं, जिसमें क्या है कि नॉट ओनली द शिप, द कार्गो विच इज एट पेरिल, बट द मैरिनर्स जो जहाज पे होते हैं, वो उनकी जिंदगियां भी एक बहुत पेरिल में होती हैं। तो अभी तो आ रहा है, जैसे मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे आपको बताया बहुत बार किया है, अब उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं तेल की दरगाह, ऑन अ लाइटर नोट। वहां जाके हमने बहुत पोर्ट्स में लोड किया, चाहे वो खर्ग आइलैंड हो, असुल्या हो ईरान में, या फिर कतर में हो, या सऊदी अरेबिया में रास्ता नूरा हो, या दुबई में पोर्ट्स हो। तो ये जो लाइफ लाइन है, या हमारी ऑयल और नेचुरल एनर्जी गैस के फॉसिल फ्यूल आते हैं, इनको अगर रोक दिया जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो मेरे को समझ में आता जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से, कि अगर ये एग्रेवेट हुआ, जैसे आपने बताया 15 घंटे में कुछ भी होने वाला है, और वी ऑल टू एंटिसिपेट दैट जी, तो अगर तो ईरान ने पूरी तरह इसको ब्लॉकेट कर दिया, वो दूसरा शायद जो मुझको नजर आता है अपने पर्सनल पहलू के हिसाब से, द गल्फ ऑफ एडन, द बाबर मंडप स्ट्रेट्स, जो लीड करता है आपको आपके रेड सी को, वहां पे एक साइड पे हुतीज हैं, दूसरी साइड पे आपके पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स। उस एरिया से भी मैं बहुत निकल चुका हूं। अगर ईरान ने टू रिटेलिएट इन रिटर्न टू अमेरिकाज एक्शन गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, तो हमको पता है कि कितने जहाज आ रहे हैं, कितने नहीं, और अगर वहां पे भी ब्लॉकेट डाल दिया, क्योंकि आपके राइट साइड में हुतीज हैं, और वो जो बाबल मंडप स्ट्रेट है, वहां से मैं बहुत बार निकल चुका हूं, वो भी एक बॉटल नेक है which leads Gulf of Aden towards the Red Sea। अगर वहां पे भी रोक दिया तो आपका सुएज का सारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। सुएज से जहाज निकलेंगे तो सही, लेकिन यहां से एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऊपर से अगर वो जहाजों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये मालवाहक जहाज, मर्चेंट वेसल्स, इनको बहुत बहुत दिक्कत होगी, और ये जान माल का बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक चिंता का सबब है ही, वो जब खुलेगा, अगर दूसरे फ्रंट को भी ब्लॉकेट लगा दिया ईरान ने, अगर अमेरिका ने हमले तेज किए, तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे, क्राइसिस और ज्यादा विकट हो जाएगा। एक लाइफ लाइन है टू ट्रेडिंग रूट्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव लाइन जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। हुती वहां उनके समर्थन में सिंपैथाइजर है ईरान का। जी, अगर आप देखें मैप के हिसाब से, तो आपके राइट साइड पे हुती से, लेफ्ट साइड पे सोमालियन पायरेट्स। जी, मैं उस एरिया से भी बहुत बार निकल चुका हूं, जहाँ आप कहते हैं ये जो सोमालियन पायरेट्स, इनको बजूका दी जाती थी, दे शुड डायरेक्टली फायर अपॉन द मर्चेंट वेसल्स। ठीक है, हम किसी तरह डॉज करके, मनूवर करके निकल जाते थे। लेकिन अगर एक साइड से हुती, दूसरी साइड से आपके सोमालियन पायरेट्स काउंटर अटैक करते, तो जो बाबल मंडप स्ट्रेट्स है, जो आपके गल्फ ऑफ एडन से रेड सी को निकलती है, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, मेरा ये मानना है, अपना पर्सनल ओपिनियन, कि शायद ये नेक्स्ट रिटेलिएटरी एक्शन ईरान ले सकता है। ठीक है, तो अगला रिटेलिएशन एक्शन ये भी हो सकता है ईरान का, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका से प्रमीत माकोटी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमीत जी, अमेरिका में किस तरह की हलचल है? ट्रंप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अल्टीमेटम
के घंटे बीतते जा रहे हैं, वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ईरान के सारे एनर्जी इंस्टॉलेशन तबाह कर देंगे। थैंक यू पिनाक जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी पड़ ही रहा है। द ऑयल प्राइसेस आर ऑन राइज। यहाँ पर जो पहले आज 3 हफ्ते पहले $2.50 में जो ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस जिसको कहते हैं यहाँ पर थी, वो अब ऑलमोस्ट $3.95 के आसपास हो गई है। महंगाई, डीजल हैज क्रॉस $5। सो अमेरिका पर भी प्रेशर है एंड अमेरिका डजंट वांट टू शो बाय एनी सेंस कि वो किसी प्रकार से वीक है, और है भी नहीं। एंड अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। जब अमेरिका $1.1 ट्रिलियन अपने डिफेंस पे खर्च करता है, तो अपने अलाइज को और सबको वो एक संदेश देना चाहता है कि ईरान के आगे किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं। 3 हफ्ते हो गए हैं, ये काफी लंबा समय है एक तरह से युद्ध के मामले में, और अगर उस तरह से देखा जाए तो लंबा समय नहीं भी है। बिकॉज ईरान, वी अंडरस्टैंड दैट ईरान इज नॉट हमास और हिजबुल्लाह और गाजा। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसके पास ऑयल से काफी पैसा एकत्रित हुआ है, उसने उसको डिफेंस में काफी खर्चा किया है, तो एक लंबी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, इसके लिए पूरी अमेरिका तैयार है। बट एलाइज पे जो प्रेशर है, सडनली जो इन्होंने एस्केलेट कर दिया है ईरान की तरफ से, हमारे एलाइज और गल्फ की जो बाकी कंट्रीज है वो काफी अमेरिका के एलाइज हैं, अमेरिका के काफी बेसिस हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप इज ऑल्सो losing little bit of patience and he wants to kind of, जिसको कहते हैं ना आप, we want to escalate to de-escalate, we want to hit hard to get Iran blink। वैसे ईरान काफी कमजोर हो गया है, पिछले 3 हफ्ते में ईरान ने काफी भारी कीमत चुकाई है, और ये कहना कि अमेरिका हार रहा है और ईरान जीत रहा है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। बिकॉज 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ईरान के ऊपर अमेरिका की गई हैं, फाइटर फ्लाइट्स एंड फाइटर प्लेन्स, और किसी को भी किसी बड़े आहत, किसी प्रकार से अमेरिका को बड़ा आहत किसी प्रकार से नहीं हुआ है।